हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू DIS में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम फिर से हाजिर हैं करंट अफेयर्स की इस क्लास में एंड आज जो है हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास में कुछ नए टॉपिक्स जो हैं वो शुरू करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि आज के टॉपिक में हम क्या क्या यहाँ कवर करेंगे। तो एज यू नो हमारे डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस यहाँ पर होती हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए आज चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आज कौन कौन से न्यूज़ हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो हमारा पहला न्यूज़ रहेगा वो है आपको यहाँ पर 125th डेथ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा। दूसरा है यहाँ पर इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क। और तीसरा है यहाँ पर फ्यूगो वेल्केनो। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि ये तीनों न्यूज़ जो है इसके संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। और पहला न्यूज़ जो है, चूंकि यहाँ देखेंगे हम लोग ये भगवान बिरसा मुंडा से क्या है संबंधित है। तो यहाँ ये देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 125th डेथ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा है ना। तो भगवान बिरसा मुंडा का हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर 125वां डेथ एनिवर्सरी इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पर, बिरसा मुंडा जी हम देख सकते हैं 15 नवंबर 1875 से 9 जून 1900 तक। तो 9 जून 2025 द 125th डेथ एनिवर्सरी, ओके, यहाँ देखेंगे ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर एंड ग्रेट हीरो भगवान बिरसा मुंडा वाज सेलिब्रेटेड। 9 जून 2025 को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और महान नायक भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई। अब सवाल ये उठता है कि जब आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, झारखंड हिस्ट्री पढ़ते हैं, या फिर अगर हम लोग बात करें ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स टाइम पीरियड है ना, उस टाइम पर कुछ बड़े लेवल पर जो उनके सामने चुनौतियां आई, अंग्रेजों के सामने कुछ ऐसे चैलेंजेस आए जिसमें कई बार ऐसी स्थिति उनकी हो गई जैसे लगा कि अब उनको वो क्या हो गया, डिफीट हो गए, वो हार गए हैं। तो बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में, भगवान बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो मूवमेंट चलाया गया जो है ना, जिसमें कि बहुत बड़े लेवल पर हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी जो ट्राइबल्स हैं उस टाइम पर क्या हुआ, यूनाइट हुए और सब ने क्या किया यहाँ पर कि एक साथ जो है आवाज उठाई। तो अब यहाँ आइए देखते हैं यहाँ पर कि बॉर्न जन्म 15 नवंबर 1875 इन उलीहातू विलेज, खूंटी डिस्ट्रिक्ट, जो कि झारखंड में है। और जन्म जो है यह देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इनके निकनेम के बारे में अगर देखा जाए तो धरती आबा यानी फादर और ऑफ अर्थ भी इनको कहते हैं। भगवान का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि मैसेंजर ऑफ गॉड, उपनाम धरती आबा और ईश्वर के दूत के तौर पर है ना। ट्राइब में ये मुंडा जनजाति से क्या थे, बिलोंग करते थे। अब आइए यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम लोग यहाँ पर देखेंगे भगवान बिरसा मुंडा जी से संबंधित। यहाँ पर जैसे अगर इनके प्रारंभिक शिक्षा के बारे में अगर हम लोग बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्ली एजुकेशन, तो ये हम देखेंगे कहाँ पर, ये वहीं झारखंड में ही आप देखेंगे। चूंकि अभी आपने क्या बताया यहाँ पर कि उलीहातू जो कि खूंटी के पास है, वहां से संबंधित थे। हाँ, तो जो इनका जो अर्ली एजुकेशन था वो साल जो है सालगा गांव के इसमें वहां पर हुआ। और इनफैक्ट उस टाइम पर चूंकि क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत सारी जो है वो एक्टिव हो चुके थे, तो इसीलिए इन्होंने जो है वहां पे, और ये जो ईसाई मिशनरी थे ये मेनली उस समय पे क्या करते, धर्मांतरण का काम बड़े लेवल पर चल रहा था। तो इससे इन्हें काफी निराशा हुई और इन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो इनके द्वारा जो मूवमेंट चलाया गया उलगुलान के नाम से बहुत फेमस है ना, महाविद्रोह या आंदोलन, ये कब से कब तक चला था बच्चों, ये 1899 से लेकर के 1900 तक के बीच में, ठीक है ना। उसके अतिरिक्त यहाँ पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बात देखेंगे कि यहाँ अंग्रेजों, जमींदारों, ईसाई मशीनरियों के खिलाफ आदिवासी, मुंडा आदिवासियों का एक बड़ा विद्रोह था, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि चूंकि देखिए यहाँ पे समस्या क्या थी, आपने पढ़ा होगा संथाल परगना के बारे में भी, यहाँ पर भी। तो इन सभी जगह पर जब ब्रिटिशर्स बड़े लेवल पर यहाँ पर आ चुके थे और यहाँ पर बहुत सारे जो लैंड होल्डर्स थे जो बाहर से आए थे, उन्होंने अब क्या करना शुरू किया था, अपना उनके एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो चुके थे। उनके थ्रू जो है इनके लाइफ में इंटरफेरेंस, स्पेशली जो इनके जंगल वाले रीजन है ना, जहाँ से इनका सबसे ज्यादा जुड़ाव है, वहां पर इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, वहां पे इंटरफेरेंस
अरेस्ट करना शुरू कर दिया। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि 1899 से लेकर के 1900 तक में, जिसको हम लोग उलगुलान कहते हैं, महाविद्रोह कहते हैं, महान विद्रोह कहते हैं, ये मेनली इस टाइम पर अगर ये कहा जाए कि क्या सिर्फ दिस इज ओनली अगेंस्ट द ब्रिटिशर, नो, दिस इज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एज वेल एज द लैंड होल्डर्स एंड एज वेल एज द क्रिश्चियन मिशनरीज ऑल्सो। यानी ये जो उलगुलान था ये अंग्रेजों यानी ब्रिटिशर्स के साथ साथ जो जमींदार थे, जो ईसाई मिशनरीज थी, उनके खिलाफ था। तो ये इसलिए हम क्या देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा क्या रहा, इसका रूप रहा इस विद्रोह का। और इसका नेतृत्व किसने किया? या इसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा जी ने, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें, यानी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जुड़े हैं इससे, जैसे इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियंस मिशनरीज, तो इंटरफेरेंस इन ट्राइबल कल्चर, अभी मैंने इसके बारे में आपसे जिक्र भी किया है, कल्चर एंड अटेम्प्ट्स ऑफ कन्वर्जन बाय मिशनरीज ऑल्सो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ईसाई मिशनरियों का प्रभाव, जिसमें कि आदिवासी संस्कृति में हस्तक्षेप और मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण के क्या किए गए थे, प्रयास किए गए थे, जिसके कारण हम क्या देख रहे हैं कि इनके खिलाफ आवाज उठनी शुरू हुई। बेगार सिस्टम, अब बेगार सिस्टम क्या होता था बच्चों यहाँ पर? तो देखिए, बेगार होता था जिसमें फोर्स्ड ट्राइबल्स टू वर्क विदाउट वेजेस, यानी कि यहाँ पर आदिवासियों को बिना मजदूरी के काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। और ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव टू एस्टैब्लिश, यानी ये जो महान विद्रोह हुआ है ना, तो आप समझ रहे हैं कि महान विद्रोह के कारणों में अगर बात किया जाए, सो व्हाट वी कैन सी, स्पेशली लाइक क्रिश्चियंस हो गए है ना, क्रिश्चियन रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, रोल ऑफ लैंड होल्डर्स, रोल ऑफ ब्रिटिश रूल्स ऑल्सो। और ब्रिटिशर्स रूल्स के थ्रू जो बहुत सारे अलग अलग इन्होंने क्या किए थे, लैंड से रिलेटेड बहुत सारे क्या किए, लॉज बनाए, और इसके माध्यम से इनको ही इनके लैंड से क्या कर दिया गया, साइड कर दिया गया। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन सी दैट इसके बाद रिवोल्ट होना शुरू होता है। और उस रिवोल्ट का नेतृत्व कौन करते हैं? भगवान बिरसा मुंडा जी इसका विद्रोह करते हैं, इसका नेतृत्व करते हैं। बेगार प्रथा जो हुआ करती थी स्टूडेंट्स, वो ये था कि इसमें इसका मतलब ये हुआ कि हम आपसे दिन भर क्या कर रहे हैं, मेहनत करवा रहे हैं, दिन भर आप हमारे लिए मजदूरी कर रहे हैं, बट आई एम नॉट गिव यू अ सिंगल पेनी, हम आपको कुछ भी एक पैसा भी नहीं आपको पे कर रहे हैं, इनफैक्ट हम आपका शोषण कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था क्या थी, वहां पर चल रही थी थ्रू ब्रिटिशर्स। अच्छा, कल्चरल के मामले में अगर देखा जाए, सांस्कृतिक पक्ष के अगर संदर्भ में देखा जाए, तो जो मिशनरीज थे वो बड़ा रोल यहाँ प्ले कर रहे थे कि इसमें जो ट्राइबल्स हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा था। तो इन सभी बातों को लेकर के धीरे 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 हम क्या देख रहे हैं, विद्रोह जो है वो के जो बिगुल थे वो बच चुके थे। अब आते हैं यहाँ पे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, है ना, उद्देश्य क्या था? अबुआ दिशुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा राज की स्थापना करना, जल जंगल और जमीन पर आदिवासियों के अधिकार को बहाल करना, जो कि इनके द्वारा कौन? इट मींस कि दैट ब्रिटिशर्स थ्रू लैंड होल्डर्स, तो इनके थ्रू क्या किया गया है, उसको ऑक्यूपाइड कर लिया गया है, इनको सप्रेस्ड किया गया है। तो इनका जो ये जो महान विद्रोह था, इसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही था कि अबुआ दिशुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा राज एस्टैब्लिश्ड हो, जिसमें विशेष कर जो जंगल है, जमीन है ना, जल जंगल और जो जमीन है, वहां पर फिर से ट्राइबल्स का जो अधिकार है, उनके जो राइट्स हैं, उनको क्या करना है, यहाँ पर इस्टेब्लिश करना। सो बेसिकली दिस वाज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ जो है मुंडा रिवोल्ट ऑल्सो। ये मुंडा रिवोल्ट का क्या था, यहाँ पर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था। अब बात करते हैं कि ये जो विद्रोह भगवान बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में चला, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस रिवोल्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इम्पैक्ट, द मूवमेंट स्प्रेड वाइडली इन द छोटा नागपुर रीजन एंड इंस्पायर्ड द ट्राइबल्स टू ऑर्गेनाइज अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है ना। ये आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र में व्यापक रूप से फैल गया और आदिवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित होने के लिए इसने क्या किया, प्रेरित किया, ठीक है ना। तो अब सवाल उठता है कि भाई जब विद्रोह इस तरह से हुआ तो इसके क्या परिणाम हुए, व्हाट वाज द आउटकम, जिसको आप रिजल्ट भी कह सकते हैं, यू कैन ऑल्सो से लाइक व्हाट वाज द आउटकम ऑफ मुंडा रिवोल्ट। तो यहाँ देखेंगे रिजल्ट्स के संदर्भ में, ऑल्दो Birsa Munda was arrested and the movement was suppressed, it resulted in British
imposing the Chota Nagpur Tenancy Act CNT Act 1908 which prohibited the transfer of tribal land। यानी कि परिणाम के संदर्भ में अगर देखा जाए तो हालांकि बिरसा मुंडा जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया इनको, और आंदोलन को दबा दिया गया। तो बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार किया गया, इस मूवमेंट को सप्रेस्ड कर दिया गया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, एक चीज और समझिएगा, कहीं भी अगर आपको काश्तकारी अगर वर्ड मिलता है, इट मीन्स टेनेंसी टर्मिनोलॉजी स्पेशली अगर कहीं यूज होता है, सो एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स, सो इट मीन्स टेनेंसी व्हाट इट मीन्स, और इट रेफर्स टू कि दैट रूल और रेगुलेशन इज इन द फेवर ऑफ पीजेंट्स ऑल्सो। यानी कि अगर देखा जाए कि अगर कहीं पे भी काश्तकारी अधिनियम अगर लगता है, ये वर्ड जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लॉ बना है या जो एक्ट बना है वो कृषकों के हित के लिए है, ठीक है ना। तो विशेषकर छोटा नागपुर जो है, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ मुंडा रिवोल्ट हो रहा था, संथाल विद्रोह के बारे में बात किया जाए जो कि झारखंड के ही संथाल परगना वाले रीजन में आप देखेंगे, तो उस टाइम पे आप क्या देखेंगे कि ब्रिटिशर्स को लास्ट में यानी इतना ज्यादा जो है इसका इम्पैक्ट ये था कि अंततः इन लोगों को टेनेंसी एक्ट बनाना पड़ा। और स्पेशली हम लोग क्या देख रहे हैं कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, सो बेसिकली दिस इज फॉर द या इन द फेवर ऑफ peasants also, ताकि कोई भी जनजातीय जो लैंड है उसको कोई भी अधिग्रहित नहीं कर सके, ठीक है। तो ये इसका क्या था, रिजल्ट था। तो और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसके नेतृत्वकर्ता थे भगवान बिरसा मुंडा जी, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें जो है बहुत सारे जो है सम रिलीजियस रिफॉर्म भी हुए, जैसे कि बिरसा मुंडा ही फाउंडेड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड बिरसायत, है ना। इनके द्वारा एक नया दो जो है धर्म की स्थापना की गई जिसको बिरसायत कहते हैं, और इसमें अकेश्वरवाद यानी सिंह बोंगा की पूजा पर जोर दिया गया। इट मीन्स कि वर्शिप ऑन सिंह बोंगा, है ना, एम्फसाइज्ड मोनोथिज्म एंड ऑल्सो वर्शिप ऑफ सिंह बोंगा। इन्होंने आदिवासियों को ये कहा कि शराब पीना, जादू टोना, अंधविश्वास, पशु बलि जैसे सामाजिक बुराइयों को छोड़ने के लिए प्रेरित भी किया। सो बेसिकली ही ऑल्सो इंस्पायर्ड द ट्राइबल्स टू गिव अप सोशल लेवल्स लाइक ड्रिंकिंग अल्कोहल, विचक्राफ्ट, सुपरस्टिशंस एंड एनिमल सैक्रिफाइसेस ऑल्सो। तो अगर हम इसके इम्पैक्ट के बारे में देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि दूरदर्शी जिसको आप कह सकते हैं यहाँ पे, या आप ये कह सकते हैं कि एक बड़े स्तर पर हम क्या देख रहे हैं कि इसका प्रभाव हम लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे धार्मिक सुधार, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट कि अगर सिग्निफिकेंस और लिगेसी के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, सो बेसिकली बिरसा मुंडा इज सीन एज अ सिंबल ऑफ ट्राइबल सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी एंड कल्चरल आइडेंटिटी। यानी भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में अगर बात किया जाए तो हम लोग क्या देखते हैं कि बिरसा मुंडा जी जो को आदिवासी स्वाभिमान, स्वायत्तता और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इनके नेतृत्व में ने आदिवासियों को अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया और उन्हें अपनी पारंपरिक भूमि और संस्कृति के महत्व का एहसास भी कराया। सो बेसिकली हिज लीडरशिप इंस्पायर्ड द ट्राइबल्स टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड मेड देम रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर ट्रेडिशनल एंड कल्चर ऑल्सो। तो अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिर्फ लैंड के संदर्भ में ही नहीं, यहाँ रिलीजन के संदर्भ में भी, है ना, सोशल पर्सपेक्टिव के संदर्भ में भी बहुत सारे सुधार देखने को मिलते हैं। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं अपने अगले न्यूज पर। तो आइए देखते हैं अगला न्यूज क्या है हमारा और ये क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं ना अबाउट द ई वेस्ट के बारे में, सो बेसिकली अगर अभी देखा जाए, सो नाउ वी ऑल आर हाईली फेड अप विद द ई वेस्ट ऑल्सो, एंड इसका किस तरह से रीयूज किया जाए ये एक बहुत बड़ा सरदर्दी बन चुका है आज के टाइम पर। तो स्पेशली आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हेडिंग क्या है, इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क, भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क जो है टू बी एस्टैब्लिश्ड इन होलंबी कला इन दिल्ली, जो कि कहाँ एस्टैब्लिश्ड होने जा रहा है, दिल्ली के होलंबी कला में इसकी स्थापना की जा रही है ना। तो ई वेस्ट इको पार्क
क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जो न्यूज़ में है वो क्या है और ये क्यों चर्चा में है। तो यहाँ पर देखेंगे, दिल्ली हैज़ अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क इन होलंबी कला टू टैकल द कैपिटल्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड प्रोमोट सर्कुलर इकोनॉमी। यानी दिल्ली ने राजधानी के इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने और परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए होलंबी कला में भारत के पहले ई कचरा रिसाइकलिंग इको पार्क की स्थापना की घोषणा की है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा कचरा है। ये इलेक्ट्रॉनिक कचरा है। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि आप देख सकते हैं बहुत सारे क्या होते हैं, दैट वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और ये एक तरह से ई कचरे सबके पास हैं अगर देखा जाए तो एक बहुत ही बेहतर जो है ये पहल हुआ है, ये अनाउंसमेंट हुआ है कि हम ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क स्टैब्लिश करने जा रहे हैं और जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटान जो है वो करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे कि अब सवाल ये उठता है, द बिग क्वेश्चन इज दैट कि दैट व्हाट इज ई वेस्ट इको पार्क, है ना। आखिर ये ई वेस्ट इको पार्क हम लोग किसको बोलते हैं एंड क्या इसका इंपॉर्टेंस है। ओके तो देखिए, बिकॉज एक चीज सबसे पहले तो आप जान लीजिएगा ये बात कि especially whenever we are talking about that to protect our environment, to preserve our ecology, so उसमें यहाँ पर बात आता है, सवाल ये उठता है कि जब हम अपने पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने की बात करते हैं तो हमें जो है ज्यादा से ज्यादा हम किसकी बात करते हैं, देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट द रिसाइकलिंग प्रोसेस ऑफ ऑल्सो। जैसे लाइक आप देखेंगे कि प्लास्टिक के बैग्स जो है, से नो टू प्लास्टिक बैग्स क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज वो रिसाइकल्स नहीं हो पाते हैं ठीक से और उसमें क्या है कि वो उससे इश्यूज हैं। सो दैट इज वाई वी प्रेफर कि आप जो है क्या कहते हैं, कागज के जो कैरी बैग हो वो यूज करिए, ठीक है ना, कपड़े के कैरी बैग यूज कीजिए ताकि वो क्या हो सके, रिसाइकल हो सके। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि जो द ई वेस्ट इको पार्क इज अ स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी इन दिल्ली फॉर द साइंटिफिक रिसाइकलिंग, डिसमेंटलिंग एंड रिकवरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ऑल्सो। तो यहाँ देखेंगे ई वेस्ट इको पार्क इलेक्ट्रॉनिक कचरे के वैज्ञानिक पुनर्चक्रण, निराकरण और पुनर्प्राप्ति के लिए दिल्ली में एक विशेष सुविधा है। इसे टिकाऊ ई कचरा प्रबंधन के लिए एक मॉडल के रूप में काम करने और भारत की सर्कुलर अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। सो बेसिकली इट इज डिजाइन टू सर्व एज अ मॉडल फॉर सस्टेनेबल ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोमोट इंडियाज शिफ्ट टुवर्ड अ सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है ना। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि भाई हमें एक जो है, हम एक ऐसा मॉडल तैयार करना है जो सस्टेनेबल हो, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू द ई वेस्ट मैनेजमेंट, एंड प्रोमोट करें इंडिया का जो है यहाँ पर कि जो है सर्कुलर इकोनॉमी को। अगर हम लोग देखा जाए, इंडिया शिफ्ट टुवर्ड अ सर्कुलर इकोनॉमी, यानी हम कहीं ना कहीं से ई वेस्ट, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने आपसे क्या कहा, जैसे कचरों का रिसाइकलिंग नहीं हो पाना, है ना। उसी तरह से नाउ डेज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड एज वेल एज बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि उसके कचरे भी उतने ही बन रहे हैं, क्योंकि हम जितने अपग्रेड हो रहे हैं हमारे उतने ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होते जा रहे हैं, पुराने होते जा रहे हैं। अब जैसे आप देखिए ना कि एक टाइम ऐसा था कि लैपटॉप में भी क्या था, लैपटॉप जो है वो बिल्कुल बेसिक्स हुआ करते थे। देन आफ्टर दैट उसके बाद विंडो 10, उसके बाद बहुत ज़्यादा उसका अपग्रेडेशन होने लगा। पहले लैपटॉप्स का वेट बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अब आप देखेंगे कि बात होती है बिल्कुल लाइट वेट, है ना, बिल्कुल स्लिम ट्रिम। तो कुछ इस तरह की चीज़ें धीरे धीरे, तो अब जो पुराने हैं वो क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो जा रहे हैं और नए आ रहे हैं मार्केट में। तो सो दैट इज वाई एक बहुत बड़ा मुद्दा यही है कि हम हाउ टू जो है इसको ई वेस्ट जो बढ़ता जा रहा है उसको रिसाइकिल कैसे करें। तो जैसे अनाउंस्ड बाय दिल्ली एनवायरमेंट मिनिस्टर, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई, और होलंबी कला जो कि नॉर्थ दिल्ली में है वहां पर ये क्या होगा, एस्टैब्लिश्ड किया जाएगा। ऑपरेटिंग मॉडल जो है इसका, ये बेस्ड ऑन द DBFOT, डिजाइन बिल्ड फिनांस ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको हम लोग PPP मॉडल भी कहते हैं। दिस इज बेसिकली नोन एज द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है ना। जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत DBFTO जो है यहाँ पर उसके OT के तहत इस पे आधारित है। ग्लोबल टेंडर टू बी फ्लोटेड बाय दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम द्वारा वैश्विक निविदा भी जारी की जाएगी। कंसेशन पीरियड इसका कब तक का है, 15 ईयर का इसका कंसेशन पीरियड है।
अब आते हैं यहाँ पर, नाउ कम टू द नेक्स्ट, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें स्पेशली विथ रेस्पेक्ट टू द इको पार्क को लेके। हाँ जी, यहाँ देखेंगे इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले देखिए, कलेक्ट करेंगे ई वेस्ट को हम लोग। यहाँ देखिए, यू कैन सी दैट हियर इज द प्रोसेस ऑफ लाइक टू कलेक्ट ई वेस्ट। जितनी भी ई कचरा है हम उसको कलेक्ट करेंगे, इन फैक्ट्री में पहुंचेगा, फिर डिसमेंटलिंग होगा, फिर रीयूज होगा, एंड देन इसको हम पैक्ड कर देंगे। सो बेसिकली दिस इज द प्रोसेस ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इसमें हम देख सकते हैं। ये स्प्रेड है, यहाँ पर देखिएगा जो इको पार्क बन रहा है यहाँ पर, एक अच्छा खासा यहाँ पे क्या है एरिया है। और उसके अलावा इसका लक्ष्य जो है वैज्ञानिक धातु पुनर्प्राप्ति के साथ सालाना 51,000 मीट्रिक टन ई कचरों का प्रसंस्करण करना, यानी एक बड़ा टारगेट है। इसके माध्यम से जो कोशिश की जा रही है, ये जो ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 के तहत सभी 106 ई कचरा श्रेणियों का प्रबंधन करेगा, जैसे कि फोन, लैपटॉप से लेकर औद्योगिक और सौर उपकरण तक। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन कौन से वेस्ट जो हैं उनको रिसाइकल करेगा, है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक ये ई वेस्ट कैटेगरीज के अंदर में जो है मैनेजमेंट रूल्स के अंतर्गत फोन्स हो गए, यहाँ पर लैपटॉप्स हो गए, इंडस्ट्रियल एंड सोलर इक्विपमेंट्स हो गए, इन सबको ये क्या करेगा, यहाँ पर आपको जो है इसको फिर से क्या करेगा, यहाँ पर मैनेज करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और पीपीपी बेस्ड ग्रीन इन्वेस्टमेंट मॉडल, जिसमें कि 15 साल की रियायत के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी, अभी मैंने आपसे बताया था यहाँ पर, के माध्यम से मॉडल के तहत बनाया जाएगा, और फिर इसमें क्या किया जाएगा, इसे वैश्विक ग्रीन टेक फर्मों को भी आमंत्रित किया जाएगा। तो यानी एक लॉन्ग विजन है। ये जो इको पार्क बनाया गया, चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट इको पार्क बन रहा है, एंड वेयर देयर वी कैन ऑल्सो हाईली फोकस्ड कि हम इसको इस तरह से बनाएं कि यहाँ पर खास तौर से जो बाहर की कंपनीज या बाहर देश के जो अदर देश हैं वो भी यहाँ तक क्या हो, अट्रैक्ट हो, ठीक है ना। और साथ के साथ इससे देखिए, ये अगर हम बना रहे हैं तो इसमें कुछ चीजें और भी होनी चाहिए, जैसे ये हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करता हो, एम्प्लॉयमेंट ये क्या कर रहा हो, जनरेट कर रहा हो। तो इसमें ये भी है कि विथ जो है 150 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड 350 करोड़ रेवेन्यू टारगेट, इट विल क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ ग्रीन जॉब्स, ट्रेनिंग सेंटर विल अपस्किल इनफॉर्मल वर्कर्स ऑल्सो। यानी इसके बारे में अगर देखा जाए तो लगभग 150 करोड़ के निवेश और 350 करोड़ के राजस्व लक्ष्य के साथ ये हजारों हरित रोजगार सृजित करेगा। प्रशिक्षण केंद्र अनौपचारिक श्रमिकों को कौशल भी प्रदान करेगा। ये राष्ट्रीय प्रभाव के साथ तेजी से क्रियान्वयन, तो यह परियोजना 18 महीनों में पूरी हो जाएगी, जो देश भर में टिकाऊ ई कचरा बुनियादी ढांचों के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करेगी। यानी एक टाइम पीरियड इसमें लेके चल रहे हैं कि दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 18 मंथ्स, सेटिंग अ बेंचमार्क फॉर सस्टेनेबल ई वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए, अगर इस पे हम लोग बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो इंफ्रा हम बना रहे हैं, है ना, जो 15 साल का आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें ये भी है और 18 मंथ का ड्यूरेशन है, तो क्या इसके महत्व है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ई वेस्ट इको पार्क। तो ये सबसे पहले इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात करता है, यानी रिड्यूसेस हैजार्डस डंपिंग, इंकरेजेस सेफ रिकवरी ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। यानी ये पर्यावरणीय स्थिरता के संदर्भ में खतरनाक डंपिंग को कम करेगा, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की सुरक्षित तरीके से उसको क्या करेगा, रिकवर करेगा, ठीक है ना। सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल, यानी ये पुनः उपयोग, रिसाइकलिंग और जिम्मेदार संसाधन उपयोग को क्या करेगा, बढ़ाएगा, यानी प्रोमोट्स रीयूज, रिसाइकल एंड रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स यूटिलाइजेशन। देखिए, जैसे कपड़ों के संदर्भ में भी समझिएगा, कहा जाता है कि रिसाइकल इसका करना चाहिए ताकि फिर से वो क्या हो सके, रीयूज हो सके। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो इसमें ये कोशिश की जा रही है कि हम सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल को क्या करें, प्रमोट करें, जिसके थ्रू जो है दे एडवोकेटिंग अबाउट द रीयूज, रिसाइकलिंग एंड रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, है ना। बेहतर तरीके से जिम्मेदारी के साथ हम क्या करें, रिसोर्स का यूटिलाइज कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द ई वेस्ट। आपने देखा है यहाँ पर, इससे रोजगार सृजन होगा, ठीक है ना। उसके अलावा अर्बन गवर्नेंस को भी ये क्या करेगा, मजबूत करेगा। और फिर अन्य राज्यों में आगामी ई कचरा पार्कों के लिए एक टेम्पलेट के रूप में ये काम करेगा। यानी कहीं ना कहीं से, जैसे आप देखेंगे, अभी तो ये दिल्ली की बात है, इसके बेनिफिट्स के संदर्भ में चूंकि गुड़गांव वगैरह, नोएडा वगैरह बहुत सारे आईटी हब्स हैं जो ऑलरेडी नियर अबाउट हैं, ठीक है ना। तो इन सब जगहों पे भी जो ई वेस्ट होते हैं उसका क्या हो सकेगा, रिसाइकल हो सकेगा। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें
तो आप देखेंगे कि इंडिया के बहुत सारे ऐसे शहर हैं, खासतौर से बंगलुरु अगर देखिए तो वहाँ भी क्या है, वो भी आईटी हब है। तो इन सब जगहों पे ये तो एक बेंचमार्क स्थापित करेगा ही करेगा, और इनसे ये सब जो शहर है वो भी क्या होंगे, प्रभावित होंगे, और हो सकता है आने वाले समय में वो भी इसके लिए क्या करेंगे, मैनेजमेंट करवाएंगे। तो एक बहुत अच्छी पहल है, आप कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जो कि फ्यूचर के लिए क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज फ्यूगो वोल्केनो। अब ये चर्चा में क्यों है, व्हाई दिस इज इन न्यूज, फ्यूगो वोल्केनो, आइए देखते हैं। Guatemalan authorities recently said they were evacuating more than 500 people after Central America's most active volcano, Fuego volcano, spewed gas and ash. ग्वाटेमाला के अधिकारियों ने हाल ही में कहा है कि वे मध्य अमेरिका और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी फ्यूगो ज्वालामुखी से गैस और राख निकलने के बाद 500 से अधिक लोगों को निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये हम लोग क्या देख रहे हैं। अब आते हैं कि ये जो फ्यूगो वोल्केनो है ये चर्चा में क्यों है, और ये क्यों इसका जो है यहाँ पर क्या इसका इम्पैक्ट है। तो वोल्केनो द फ्यूगो विच ट्रांसलेट्स टू वोल्केनो ऑफ फायर इन स्पेनिश इज लोकेटेड इन ग्वाटेमाला, यानी वोल्केनो द फ्यूगो जिसका कि स्पेनिश में अर्थ होता है आग का ज्वालामुखी, ग्वाटेमाला में ये स्थित है ना। यह ग्वाटेमाला की पूर्व राजधानी एंटागुआ के ऊपर स्थित 3 बड़े स्ट्रेट वोल्केनो में से एक है। यानी इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये ग्वाटेमाला का जो फॉर्मर कैपिटल हुआ करता था जिसका नाम था एंटागुआ, ये उसके ऊपरी हिस्से पे हम क्या देख रहे हैं कि उस वहां पर 3 लार्ज स्ट्रेटो वोल्केनोज है, ये उसमें आता है। Guatemala lies on the Pacific Ring of Fire and experiences frequent seismic and volcanic activity. आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं उसमें एक रिंग ऑफ फायर वाला रीजन है ना, और वहां पर विशेषकर क्या देखेंगे, ज्वालामुखीय घटनाएं, फिर भूकंपीय घटनाएं, ये सब यहाँ पर क्या है होते रहती हैं। तो इसके संदर्भ में आप देखिएगा यहाँ पर, तो ये बेसिकली वहां पर क्या है अवस्थित है। और आते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें इससे रिलेटेड हम लोग वो भी देखेंगे यहाँ पे, आइए देखते हैं। सो फ्यूगो हैज इरप्टेड मोर देन 60 टाइम्स सिंस, यहां देखिएगा इसके बारे में देखा जाए, मोर देन 60 टाइम्स सिंस 1524, मेकिंग इट सेंट्रल अमेरिकाज हिस्टोरिकली मोस्ट एक्टिव वोल्केनो। यानी 1524 से लेके अब तक में अगर कहा जाए तो फ्यूगो वोल्केनो में 60 से ज्यादा बार विस्फोट हो चुका। अब आप सोच सकते हैं मोर देन 60 टाइम्स, ये क्या है अपने आप में क्या है एक बड़ा डेटा है, जिससे ये मध्य अमेरिका का ऐतिहासिक रूप से सबसे सक्रिय ज्वालामुखी बन गया है। ठीक है ना। A deadly eruption in 2018 claimed 194 lives, left 23 people missing। यानी 2018 में यहाँ पे घातक विस्फोट हुआ था बच्चों, जिसमें कि 194 लोगों की जान चली गई थी और 234 लोग इसमें मिसिंग हो गए, यानी लापता हो गए। इसमें एक्टिविटी हैज कंसिस्टेड ऑफ एशफॉल, ठीक है ना, पायरोक्लास्टिक्स फ्लॉज, लावा फ्लोज एंड लहराज। ठीक है ना, इसमें राख, पायरोक्लास्टिक प्रवाह, लावा प्रवाह और लहर जैसी गतिविधियां क्या है शामिल हैं। और ये बहुत ही क्या खतरनाक है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को क्या करना पड़ता है, इवैक्यूएट करना पड़ता है जो यहाँ और इसके आसपास के रीजन में है। तो स्ट्रेटोवोल्केनो के किनारे अपेक्षाकृत खड़ी होती है और ढाल वाले ज्वालामुखी की तुलना में ये अधिक शंकु आकार के दिखाई देते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, अगर एज कंपेयर टू अदर वोल्केनो में आप देखिएगा कि ये ज्यादा क्या है खड़े इस तरह से स्ट्रेट आपको दिखाई देंगे। So stratovolcanoes have relatively steep sides and are more cone-shaped than shield volcanoes. Unlike flat shield volcanoes, they have higher peaks, and the peak stratovolcanoes usually have a small crater. तो समतल जो ज्वालामुखी होते हैं कि विपरीत शिखर अधिक ऊंचे होते हैं, और स्ट्रेटोवोल्केनो में आमतौर पर एक छोटा गड्ढा होता है। ठीक है, और ये क्या है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी वजह से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हाँ जी। अब यहाँ पर क्या कि इसमें से क्या क्या, जैसे दे आर फॉर्म्ड जो है फॉर्म विसस जो है यहाँ पर स्टिकी लावा डज नॉट फ्लो इजली, बहुत ही स्टिकी लावा यहाँ से चिपचिपा टाइप का लावा बनता है जो आसानी से नहीं बहता है, इसलिए लावा वेंट के चारों ओर जमा हो जाता है और खड़ी किनारों वाले ज्वालामुखी ये क्या करते हैं क्रिएट कर देते हैं। और चिपचिपा मैग्मास में गैस के निर्माण के कारण स्ट्रेटो ज्वालामुखी में विस्फोट होने की संभावना अधिक होती है। तो stratovolcanoes are more likely to produce explosive eruptions due to gas building up the viscous magma। और यही कारण है कि यहाँ पर जो भी लोग आसपास में रहते हैं उनको कहा जाता है कि भाई आप इसको क्या करिए, यहाँ पे इस जगह को खाली कर दीजिए, है ना, दैट इज डेंजरस है ना ये, स्पेशली अगर देखा जाए तो। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पे एंडेसाइट
एंडीज पर्वत के नाम पर शायद स्ट्रैटोवोल्केनो का सबसे आम रॉक प्रकार है, लेकिन स्ट्रैटोवोल्केनो अलग अलग टेक्टोनिक सेटिंग्स के विभिन्न प्रकार के चट्टानों को भी विस्फोट करते हैं। एंड स्ट्रैटोवोल्केनो पृथ्वी के व्यक्तिगत ज्वालामुखियों का सबसे बड़ा प्रतिशत बनाते हैं, जिसमें इट मींस कि स्ट्रैटोवोल्केनोज कंप्राइज द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ द अर्थ्स इंडिविजुअल वोल्केनोज आल्सो। देखिए है क्या कि ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चर्चा में रहा और खास तौर से अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि स्ट्रैटोवोल्केनो जो है कंप्राइज द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ अर्थ्स इंडिविजुअल वोल्केनोज। तो ये इसलिए भी क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। खास तौर से कहाँ हमने देखा, ये ग्वाटेमाला में है वोल्केनो इरप्ट हुआ है, और उसके साथ साथ ये जो फ्यूगो वोल्केनो है ये रिंग ऑफ फायर वाली रीजन में पड़ता है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, और यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावनाएं जो है वो अत्यधिक प्रबल हो जाती हैं। सो यहाँ पर क्या है, दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूगो वोल्केनो। एंड डियर ऑल स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं तक रहेगी और आशा करती हूँ कि आज का करंट अफेयर्स आपको बेहतर लगा होगा। सो काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग DIES से जुड़े रहिए। थैंक यू।